नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं सोनीपत विधानसभा सीट के इतिहास की और यहाँ के समीकरण के। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सोनीपत विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या रहा है और कौन से साल में कौन जीता था। तो चलिए शुरू करते हैं। सोनीपत विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि यह कुल मतदाता जो है 2,37,728 है लगभग। वहीं अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो एससी वोटर्स लगभग 15% है, वहीं मुस्लिम वोटर्स 4% है, यानी कि दोनों को मिला ले टोटल तो 19% वोटर जो है एससी एसटी और मुस्लिम के होते हैं। और ये संख्या अपने आप में काफी मायने रखती है। वहीं अगर हम ग्रामीण और शहरी वोटर्स की तरफ ध्यान दें तो आप देखिए कि ग्रामीण वोटर्स जो 1.38% रहा, लेकिन शहरी वोटर्स जो है वो यहाँ पे 98.62% है। 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय यहाँ पे कुल मतदान जो है 62% हुआ था। हम अपील करते हैं कि इस बार आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि ये संख्या जो है 62% से ऊपर पहुंच सके। साथ ही अगर हम सोनीपत विधानसभा सीट के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें पिछले 6 चुनावों में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मिलाकर 2009 से 2014 और 2019 के, तो आप आंकड़े देखिए कितने चौंकाने वाले हैं। जब 2009 का विधानसभा चुनाव था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 43.19% रहा था। वहीं भाजपा का 46.44% रहा था, यानी 2009 में टक्कर देखने को मिली थी। इनेलो का वोट शेयर 5.4% रहा था जब 2009 का चुनाव हुआ था। 2014 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस का वोट शेयर जो है 25.01% होता था, यानी कि कांग्रेस को नुकसान देखने को पड़ता है। वहीं बीजेपी का जो वोट शेयर है 46 से 45 पहुंच जाता है, यानी कि 1% का बीजेपी को भी नुकसान हुआ था। साथ ही इनेलो को फायदा होता है, 5 से 24.04% पे पहुंच जाती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो है जबरदस्त फायदा मिलता है, 25.01% से इनका वोट शेयर बढ़ के 59.5% भी पहुंच जाता है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 34.9% का रहता है। अगर हम लोकसभा चुनावों की ओर गौर करें तो अब देखिए कि जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 51.93% था, यानी कि आधे से भी 1% ज्यादा। वहीं भाजपा का वोट प्रतिशत 28.73% था, बसपा का 12.88% रहा था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर घटता है, 51 से 24.49% पहुंच जाता है। वहीं बस बीजेपी का जो है 49.59% पे रह जाता है। इनेलो का 13.28%। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी हाथ आजमाया था। पहला चुनाव था, उनका वोट शेयर भी 7.44% रहा था। बता दें कि सोनीपत जो इलाका है वो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो दिल्ली में जिस तरह के फैसले होते हैं, जिस तरह से केजरीवाल सरकार काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसका असर भी यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसमें देखिए कांग्रेस का वोट शेयर 24 से 31.5% पर पहुंचा, तो बीजेपी ने अपना जो जनाधार खो दिया था उसको पाने में वापस आती है। 62.6% उनका वोट शेयर पहुंच जाता है। इसी के साथ अगर हम ये तो जो वोट शेयर थे, अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बीजेपी जो है 4 बार आगे रही है, वहीं कांग्रेस 2 बार आगे रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस में एक बार फिर से यहाँ पर जो है टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेगी 90 विधानसभा सीटों पे, तो क्या वो यहाँ पे खेल बिगाड़ सकती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल, जेजेपी, ये तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है वो क्या करने वाली है, इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सोनीपत विधानसभा चुनाव के अगर हम इतिहास की ओर देखें तो आप देखिए जब 1967 का पहला चुनाव हुआ था, हरियाणा का पहला विधानसभा जब चुनाव हुआ था, उस समय यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल ने जीत दर्ज की थी। वहीं मुख्तियार सिंह जो थे भारतीय जनसंघ के, वो दूसरे नंबर पर रहे, 17,035 वोट मिलते हैं। अंतर जीत का 895 वोटों का रहता है। 1967 के चुनाव में भारतीय जनसंघ यहाँ से जीत दर्ज करती है, मुख्तियार सिंह यहाँ से जीत दर्ज करते हैं, 18,480 वोट मिलते हैं। वही कांग्रेस के दीवान द्वारका जो है उनको वोट मिलते हैं 13,174। जीत का अंतर 5306 वोटों का रहता है। 1972 के चुनाव में, अगले चुनाव में कांग्रेस की जो है वापसी होती है, चिरंजी लाल यहाँ से जीतते हैं, 25,183 वोट मिलते हैं। वहीं भारतीय जनसंघ के जो है वासदेव जो थे उनको 17,063 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,120 का रहा था। 1977 के चुनाव में देवीदास जेएनपी की तरफ से लड़ते हैं, 26,456 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जो है उनको हार का सामना करना पड़ता है, चिरंजी लाल हार जाते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं, 12,722 वोट मिलते हैं। 1982 का जब चुनाव आता है तब बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज करती है, देवीदास यहाँ से जीतते हैं, 24,890 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मोहनलाल दूसरे नंबर पर है, 16,813 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 8,077 का रहता है। 1987 के चुनाव में जो है देवीदास एक बार फिर से जीतते हैं, बीजेपी लगातार 2 चुनाव यहाँ से जीतती है, 34,962 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी श्याम दास को 19,217 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 15,745 का रहता है। 1991 में कांग्रेस वापसी करती है, श्यामदास जीत दर्ज करते हैं, 25,623 वोट मिलते हैं। वही सत्येंद्र जो जेपी पार्टी के थे उन्हें 17,023 वोट मिलते हैं, 8600 वोटों का अंतर रहता है। 1991 के चुनाव में इस समय पे बीजेपी तीसरे नंबर पर रहती है, देवीदास तीसरे नंबर पर रहे थे। 1996 के चुनाव में जो है देवीराज दीवान निर्दलीय
चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं, 47,269 वोट मिलते हैं। वहीं एसपी पार्टी के यानी समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश को 10,129 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 37,140 का रहता है। 2000 के चुनाव में देवीराज दीवान फिर से जीत दर्ज करते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी 30,341 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी देवीदास, जो कि 2 चुनाव जीत चुके थे, 1982 का, 1987 का, वो दूसरे नंबर पर रहते हैं, रनर अप रहते हैं, 26,856 वोट मिलते हैं। 2005 के चुनाव में कांग्रेस की फिर से वापसी होती है। अनिल कुमार ठक्कर यहाँ से जीते हुए। निर्दलीय प्रत्याशी राजीव कुमार जो है दूसरे नंबर पर रहते हैं, 28,941 वोट मिलते हैं 2005 के चुनाव में। 2005 के चुनाव में आपको बता दें कि बीजेपी जो है 5वें नंबर पे रही थी, तीसरे पे इनेलो थी, चौथे पर एनसीपी थी। 2009 के चुनाव में यहाँ पे बीजेपी की वापसी होती है, कविता जैन यहाँ से जीत दर्ज करती है और 37,954 वोट मिलते हैं। अनिल कुमार ठक्कर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, 2005 के चुनाव जीते थे, हार का सामना करना पड़ता है, 35,297 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर काफी कम था, 2,657 का, यानी कि टक्कर काफी यहाँ पे काफी अच्छी टक्कर देखने को मिली थी अनिल कुमार ठक्कर के बीच में और कविता जैन के बीच में। 2014 के चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी कविता जैन एक बार फिर से जीत दर्ज करती है। बीजेपी लगातार 2 बार यहाँ से फिर से जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है, 56,832 वोट मिलते हैं कविता जैन को। वही देवी राज दीवान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 31,022 वोट मिलते हैं, 25,810 वोटों का अंतर रहता है। 2019 के चुनाव में सुरेंद्र पवार यहाँ से जीतते हैं। वही कविता जैन जो है दूसरे नंबर पर रहती है, 46,560 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को जो है 89,438 वोट मिलते हैं, 32,878 वोटों का अंतर रहता है। आपको बता दें कि सोनीपत वही सीट है जहां पर किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली के बॉर्डर पर आके किसान बैठे थे। तो क्या इसका फर्क 2019 में देखने को मिला था, ये एक सवाल है साथी। अब जब 2024 का चुनाव आएगा तो क्या बीजेपी फिर से कविता जैन पर भरोसा करेगी, क्योंकि 2 चुनाव वो जीत चुकी है लगातार, 2009 का और 2014 का। तो 2019 के चुनाव में क्या बीजेपी कविता जैन पर भरोसा करेगी, और क्या 2024 के चुनाव में जिस तरह सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, क्या उस जीत को कायम रखते हुए कांग्रेस यहां से देखना होगा कि किस प्रत्याशी को उतारती है। और जो जीत की लहर अभी कांग्रेस ने जिस तरह 5 लोकसभा सीटें जीती है, जिसमें से सोनीपत भी है, क्या उसका असर इस विधानसभा सीट पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर हम सबकी नजर रहेगी। तो ये था सोनीपत विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर कोई आपके पास रोचक तथ्य है, रोचक जानकारी है, तो वो भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हमें बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।